शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है और दिलचस्प भी है। दिलचस्प यह है कि मोदी की दुनिया दीवानी है, चाहे वो बाइडेन हो या फिर इन्हें आप पहचानते हैं, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। 20 लाख करोड़ की संपत्ति है इनके पास, 20 लाख करोड़। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जब मोदी से मिले तो आप जानते हैं मोदी से इस मुलाकात के बाद ही कमाई में कितना इजाफा हुआ, कितनी रकम बढ़ गई, कितना पैसा मोदी से मिलते ही इनका बढ़ गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप गिनिए, प्ले कीजिए इसे। ये जो आप देख रहे हैं, इतनी संपत्ति बढ़ गई। नजदीक लेकर आइए जरा कैमरा, इतनी संपत्ति बढ़ गई, गिनिए जरा। ये 81,000 करोड़ रुपया है। मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क के 81,000 करोड़ रुपए बढ़ गए, मोदी से एक मुलाकात के बाद। अब मोदी से मिलने का मतलब समझते हैं आप, किसी सबसे अमीर शख्स के 81,000 करोड़ बढ़ जाना बहुत बड़ी बात है। अब जरा देखिए कैसे मोदी के फैन हैं एलन मस्क, सुनिए। I am a fan of Modi, so I am a fan of Modi, so I am a fan of Modi, so दुनिया मोदी की दीवानी हो गई है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी प्रधानमंत्री मोदी का फैन है। नंबर 1 अमीर बार बार कह रहा है मैं तो मोदी फैन हूं। इस समय मोदी अमेरिका में है, पूरा अमेरिका सिर्फ मोदी मोदी कर रहा है। मोदी की दीवानगी का आलम यह है कि मोदी और मस्क की एक मुलाकात ने मस्क पर छप्पर फाड़ पैसा बरसा दिया है। मोदी से मस्क कुछ वक्त क्या मिले, मस्क को 81,000 करोड़ रुपया मिल गया। मोदी से ऐसी क्या बात हुई कि मस्क की संपत्ति में 81,000 करोड़ की उछाल आ गई। I am a fan of Modi, so I am a fan of Modi, so I am a fan of Modi, so आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्या हुआ मोदी और मस्क के बीच, क्या बातचीत हुई जिसके बाद दोनों की संपत्ति तेजी से बढ़ गई। दोनों के बीच क्या हुआ जो मस्क के पास 81,000 करोड़ रुपए जुड़ गए। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये गड्डियां भागती चली जा रही हैं डॉलर्स में। सिर्फ एक मुलाकात के बाद ऐसा कैसे हो गया? मोदी से मिले दुनिया के नंबर 1 अमीर एलन मस्क। न्यूयॉर्क पैलेस होटल में दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मस्क की कंपनी टेस्ला का जो शेयर है, वो जो गाड़ी पीछे देख रहे हैं लाल रंग की, ये मस्क की कंपनी की गाड़ी है टेस्ला। इनकी कंपनी के जो शेयर मोदी से मिलने के बाद ऐसे भागने लगे। देख रहे हैं, मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाती है। कंपनी के शेयर ने 5.34% की छलांग लगा दी मोदी से मिलते ही। मस्क की नेटवर्थ 9.95 अरब डॉलर बढ़ गई। मस्क को करीब 81,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हो गया एक मुलाकात में। 81,000 करोड़। मस्क की कंपनी 243 अरब डॉलर तक पहुंच गई। मुलाकात के बाद मस्क ने खुद को बताया कि वो मोदी के फैन हैं। मोदी वाकई भारत की परवाह करते हैं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कह रहा है। वो वही करना चाहते हैं जो देश हित में है। भारत में टेस्ला की एंट्री पर चर्चा हुई कि ये जो कार देख रहे हैं, ये कार भारत में बनेगी, भारत आ जाए किसी तरह। इस पर बात हुई मोदी से, इनके शेयर आसमान छूने लगे। टेस्ला फैक्ट्री के लिए लोकेशन जल्द फाइनल की जाएगी। यूनिट कहां लगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, इस साल के अंत तक लोकेशन फाइनल हो जाएगी। स्टारलिंक को भी भारत लाने की उम्मीद जताई गई है। एक और कंपनी है मस्क की, इससे दूरदराज के गांव तक इंटरनेट पहुंचाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने मस्क को भारत आने का न्योता दिया है। मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी का न्योता स्वीकार कर लिया है। एलन मस्क अगले साल भारत के दौरे पर आएंगे। बिजनेस के लिए भारत में दूसरे देश से ज्यादा स्कोप है, मस्क ये कह रहे हैं। भारत नए प्लांट के लिए एक शानदार जगह है। पिछले साल टेस्ला ने भारत में एंट्री की योजना छोड़ दी थी। सोचिए, पिछले साल तक ये भारत आने को तैयार नहीं थे। मोदी से सिर्फ एक मुलाकात में काम हो गया। भारत में गाड़ियों पर इंपोर्ट टैक्स को ज्यादा बताया था तब इन्होंने। हाल में कंपनी भारत में अपनी संभावना तलाश रही थी।
मोदी से मुलाकात के बाद टेस्ला की एंट्री का रास्ता साफ हो गया है। अब जरा सुनिए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो भारत के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है, एलन मस्क कह रहे हैं मैं तो मोदी का मुरीद हूं। सुनिए। I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So. लेकिन आपने सोचा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कह रहा है मैं मोदी का फैन हूं, लेकिन अकेले ये अमीर आदमी तो नहीं है। ये देखिए, पपुआ के पीएम को आपने देखा था, ये प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू रहे थे। क्यों भला दुनिया का सबसे अमीर आदमी कह रहा है मैं फैन हूं, एक देश का प्रधानमंत्री मोदी के पांव छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं पीएम मोदी से। इतना ही नहीं, अगली तस्वीर दिखाइए। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति बाइडेन कह रहे हैं मोदी अपना ऑटोग्राफ दे दे, मुझे मोदी का ऑटोग्राफ चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? अगली तस्वीर दिखाइए। और ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है, बाइडेन कह रहे हैं ऑटोग्राफ दे दे, ऑस्ट्रेलिया का पीएम कह रहा है मोदी बॉस है। सुनिए। I said to my friend, the Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. सुना आपने, ऑस्ट्रेलिया के पीएम कह रहे हैं मोदी बॉस हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कह रहा है मोदी के हम फैन एलन मस्क, वो है कौन? बहुत से लोग भारत में एलन मस्क को नहीं जानते, मैं बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। ये मस्क की एक कंपनी। अगली तस्वीर दिखाइए। ट्विटर का नाम अगर आपने सुना होगा तो ट्विटर के मालिक भी मस्क हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर दिखाइए। और ये जो टेस्ला आप देख रहे हैं, कार, इलेक्ट्रिक कार, इसके मालिक भी एलन मस्क हैं। आइए अब इनकी दौलत के बारे में बताऊं। जो शख्स मोदी का फैन है, उसके पास कितनी धन दौलत है, कितना पैसा है, यह आपको जानने की जरूरत है। तब आप समझेंगे कि मोदी की तारीफ जो कर रहा है वो छोटा आदमी नहीं है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये एलन मस्क हैं जो रॉकेट भी बनाते हैं, उसे लॉन्च भी करते हैं, गाड़ी भी बनाते हैं, और इधर आप देख रहे हैं और बहुत कुछ बनाते हैं। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं और ट्विटर के मालिक भी हैं। मस्क की नेट वर्थ 243 अरब डॉलर है, मतलब 19,92,600 करोड़ रुपए की संपत्ति, लगभग 20 लाख करोड़ की संपत्ति है इनके पास। ये सब बनाते हैं। दूसरे अमीर शख्स से 46 अरब ज्यादा है। दुनिया का ही सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी टेस्ला है। 2003 से इलेक्ट्रिक कार बनाने लगी है टेस्ला, और टेस्ला के साथ स्पेस एक्स के मालिक भी हैं। स्पेस एक्स रॉकेट स्पेस क्राफ्ट बनाती है और उसे लॉन्च करती है, इसके भी मालिक हैं। न्यूरोलिंक कंपनी भी मस्क की ही है। न्यूरोलिंक क्या करती है? ब्रेन मशीन इंटरफेस विकसित करती है। ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जो दिमाग के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दे। चिप बना रहे हैं दिमाग के लिए। इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी उत्पादों का नेतृत्व करते हैं मस्क। सौर ऊर्जा उत्पादों, डिजाइन का नेतृत्व भी करते हैं। पिछले साल ट्विटर खरीदने के बाद लगातार सुर्खियों में रहे। इसके बाद मस्क का नाम दुनिया भर में पहुंच गया, और यह वजह है। अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। पूर्व डिप्लोमेट हैं दीपक वोरा साहब, वो बता रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जो प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया दीवानी हो रही है। सुनिए जरा वोरा साहब को। बहुत स्पष्ट है, इस समय वो अमेरिका में है और जिस प्रकार का हमने वहां पर उत्साह देखा है, बिजली देखी है, वो इसलिए है कि नरेंद्र मोदी अब सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, एक ग्लोबल लीडर है। उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, किसी से झगड़ा नहीं किया। अगर आज जो हमारी दुनिया की समस्याएं हैं, उनको कोई उनका समाधान आसानी से ढूंढ सकता है, जिस पर पूरी दुनिया विश्वास करती है, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। सर, 115 साल पहले श्री अरबिंदो ने कहा था कि भारत अपने लिए नहीं जीता, भारत की जो रोशनी है वो पूरी दुनिया के लिए है, और भारत अब उभर रहा है वो दुनिया पे रोशनी डालने के लिए।
किसी ने कहा था नो पावर ऑन अर्थ, विक्टर ह्यूगो फ्रांस के बुद्धिजीवी, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया जिसका समय आ गया है। India's time has come and Narendra Modi represents India. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर मोदी की दुनिया दीवानी है क्यों। कभी सोचा है आपने प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया दीवानी क्यों है? अब मैं आपको वजह बताने जा रहा हूं। डिप्लोमेट साहब को तो आपने सुन लिया, इसके पीछे एक और वजह है। वजह यह है, ये देख रहे हैं आप, इन तस्वीरों से आपको वजह समझ में आ जाएगी कि मोदी की दुनिया दीवानी है क्यों। प्रधानमंत्री मोदी एक करिश्माई नेता है। दरअसल मोदी की ईमानदार नेता की छवि है। मोदी पर भ्रष्टाचार का एक इल्जाम तक नहीं। मोदी सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में मोदी नंबर 1 है। 78% रेटिंग, बाइडेन की 40% रेटिंग। मोदी की लोकप्रियता बाइडेन पुतिन से कहीं ज्यादा है। मोदी को टक्कर देने वाला दुनिया में कोई नहीं। दुनिया भर में मोदी ने 9 साल में अपनी धाक बनाई है, तभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी कह रहा मैं फैन हूं। दुनिया के बड़े नेता मोदी को विश्व गुरु कहते हैं। दुनिया के बड़े नेता मोदी का लोहा मानते हैं। मोदी जो कहते हैं उस पर दुनिया विश्वास करती है, चाहे पुतिन हो या बाइडेन हो। दुनिया के देशों के साथ मोदी भारत के सामर्थ्य को आगे बढ़ाते हैं। भारत के युवाओं के टैलेंट की बात करते हैं जहां जाते हैं। भारत में निवेश के लिए बने माहौल की बात करते हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, चीन की आर्थिक हालत इस वक्त बेहद खस्ता है। इस दौर में भी भारत के विकास की रफ्तार बेहद तेज है। इन्हीं वजहों से पूरी दुनिया मोदी की दीवानी है। अब सुनिए जरा, अभी भी किसी को शक शुबा हो, बहुत से विरोधी होंगे जो मान रहे होंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आपको अमेरिका लिए चलता हूं। मोदी के इंतजार में जो लोग मौजूद हैं वो आपको बताएंगे वो मोदी के दीवाने क्यों हैं। सुनिए। Pakistan and China is sitting with Modi and doing yoga today. That is his achievement. So happy here to come with Modi ji because it is giving a message to the world कि दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम और विश्व गुरु जो है भारत है, ये इस प्रकार से पुनर्स्थापित यहाँ हो रहा है। जवाब रिवोल्यूशन है योगा का, भारत का, भारत की सॉफ्ट पावर का, हमारी कल्चर का। भारत टेक ओवर में बिलीव नहीं करता है। भारत बोलता है पूरा वर्ल्ड ही हमारा फैमिली है। तो लग रहा है कि अभी योग का संदेश पूरे विश्व में फैल रहा है। थैंक्स टू अवर प्राइम मिनिस्टर। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आई लव यू मोदी जी। हम इतना एक्साइटेड हैं, सच्ची में हमें वो महायोगी, महाअवतार, महापुरुष भगवान का रूप नजर आते हैं। मेरे हस्बैंड तो उनको गॉड मानते हैं। भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि वो पूरे इंडिया का ऐसे ही नाम रोशन करे और हम सब गौरव महसूस हो। We are very proud being Indian. केसरिया रंग दिलों में भर दे, हरित रंग खुशहाली का, श्वेत रंग शांति का प्रतीक, जो करे सबका आदर सम्मान। हम उस भारत की संतान, हम उस भारत की संतान। Modi has given a gift to humanity and to all over the globe and he's trying to make one world family. मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना कहूँगा कि मोदी जी हमारे लिए गॉड है। प्राउड होता है सबको ये बताने कि हम उस देश से आते हैं जहाँ मोदी जी हैं। अब सोचिए जरा, दुनिया मोदी मोदी, दुनिया भारत भारत कर रही है, और पड़ोसी के बारे में जरा सोच लीजिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बिकाऊ का बोर्ड लग गया है कि पाकिस्तान बिकाऊ है। पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। मोदी को देखकर शहबाज शरीफ सर पकड़े बैठे हैं, अब सब कुछ बेचने पर आमादा है। देखिए जरा पाकिस्तान के हालात क्या हैं। ये 2 अलग अलग देश हैं, जरा पाकिस्तान का हाल देखिए। एक तरफ दुनिया भारत के पीएम मोदी की दीवानी है, दुनिया मोदी की मुरीद हो गई है। दुनिया मोदी मोदी कर रही है। दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान में एयरपोर्ट बिकाऊ है। पाकिस्तान अपना बंदरगाह बेचे डाल रहा है, दूतावास से लेकर कार तक नीलाम कर रहा है। शाहबाज पाकिस्तान को कंगाली से बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। पाक की हालत देश बेचने की हो चुकी है। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। मोदी को देखकर अमेरिका में
हर भारतीय की छाती 56 इंच की हो गई है तो पड़ोसी पाकिस्तान देश बेचने का बोर्ड लगा चुका है। पाक अपने देश को सेल करने की हालत में है। पाक में हर चीज बिकाऊ है। सोचिए जरा, पाकिस्तान में सब कुछ बिकाऊ है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कोई पैसा दे दे, लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, सीधे न्यूयॉर्क से तस्वीर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन के लिए रवाना हो रहे हैं। अभी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी भी ये तस्वीर देख रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी न्यूयॉर्क में योग कार्यक्रम, योग को आगे बढ़ाने के बाद यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर के सामने पीएम ने योग किया। उसके बाद अब वॉशिंगटन के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां स्टेट गेस्ट हैं। अब आपको बताता हूं, ये तस्वीरें पाकिस्तान के लोग भी देख रहे हैं क्योंकि उनके मुल्क तो बिकाऊ है। ये क्यों कह रहा हूं मैं, तस्वीर देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, खरीदार कौन है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात खरीद रहा है। क्या खरीदने जा रहा है बताऊं आपको, अगली तस्वीर दिखाइए। अगली ये देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का कराची बंदरगाह है। कराची बंदरगाह, इसकी बोली लग गई है। इसके लिए यूएई खरीदार तैयार हो गया है और यूएई खरीदने आ गया है क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। सब कुछ बेचे दे रहे हैं, पाकिस्तानी रो रहे हैं। ऐसा पीएम मिला है, वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देखकर अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। और ये देखिए जरा, ये है हालत। ये पाकिस्तान का कराची बंदरगाह है और उधर शिप लेकर यूएई के राष्ट्राध्यक्ष आ गए। अब ठेका इन्हीं के पास है। शाहबाज को सिर्फ पैसा चाहिए। पाकिस्तान कंगाल होने की कगार पर पहुंच गया है। शाहबाज गिड़गिड़ा रहे हैं लेकिन दुनिया कर्ज नहीं दे रही। कर्ज नहीं मिला तो श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट होने का खतरा है। कंगाली से बचने के लिए संपत्ति बेचने को मजबूर है शाहबाज। कराची बंदरगाह को यूएई को बेचने को तैयार है, संयुक्त अरब अमीरात को। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहां से पाकिस्तान का 60% व्यापार होता है। पाकिस्तान को मित्र देश यूएई से कर्ज मिलने की उम्मीद थी। यूएई ने कर्ज के लिए पाकिस्तान के सामने शर्त रख दी है कि फ्री में पैसा नहीं दूंगा, अब पैसा दूंगा कब? पहले देश की कोई संपत्ति हमारे हवाले कर दो, उसके बाद कर्ज देंगे। तो अब क्या हवाले होने जा रहा है? वो बंदरगाह जहां 60% व्यापार होता है। पाकिस्तान अब कराची पोर्ट को यूएई को बेचेगा, तभी यूएई पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज देगा। पाकिस्तान ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी कराची बंदरगाह को बेचने का पूरा काम देखेगी। शाहबाज ने आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी गुहार लगाई है। शाहबाज ने 12 देशों के राजदूतों से मुलाकात की। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के राजदूत से मदद की अपील की है। आईएमएफ से $6.5 अरब का फंड दिलवाने की मांग की है। अब जरा सुनिए, दिखाने जा रहा हूं, तस्वीर देखिए। शहबाज शरीफ कटोरा लिए हैं। शहबाज शरीफ पैसा मांग रहे हैं। मोदी यहां दुनिया के बड़े बड़े देशों के लोगों से मिल रहे हैं, अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श कर रहे हैं, स्वास्थ्य एक्सपर्ट को मोदी मंत्र दे रहे हैं। यह तस्वीर है। अब यह सारी तस्वीर पाकिस्तान में देखी जा रही है। सोचिए पाकिस्तान के लोग क्या सोच रहे हैं। एक तरफ उनका नेता देश बेचे डाल रहा है, एक तरफ भारत का नेता भारत को कहां से कहां ले जा रहा है। अब देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान में केवल बंदरगाह नहीं बिक रहा है, सब कुछ ऑन सेल है। देखिए जरा, ये देख रहे हैं, दूतावास। पाकिस्तान में दूतावास बिकाऊ है। वॉशिंगटन में स्थित दूतावास को पाकिस्तान बेचे दे रहा है। दूतावास ने बिक्री को लेकर विज्ञापन भी लगा दिया है। दूतावास की कीमत $50 से $60 लाख है। 9 महीने बाद भी दूतावास पर अब तक कोई खरीदार नहीं मिला। यह भी बता दूं आपको, इतनी फटेहाली है कि खरीदार भी नहीं मिल रहा है। अब देखिए, ये आप देख रहे हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट भी बेचे दे रहे हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को पहले ही लीज पर दे दिया है। कतर से पाकिस्तान सरकार बातचीत कर रही है। लीज के बदले कतर से पाकिस्तान कर्ज मांग रहा है कि लीज पे ले लो, ठेके पे हमें कर्ज दे दो। इसके अलावा ये देख रहे हैं कारें। पाकिस्तान सरकार ने कार भी बेच दी है। बुलेट प्रूफ कारों की नीलामी कर दी है, कुछ पैसा मिल जाए। नीलामी से 4 करोड़ 35 लाख की कमाई भी हो गई है। अब देखिए, जो बचा कुचा था भैंस, वो भी बेचे दे रहे हैं। सरकारी खजाने को बढ़ाने के लिए भैंसें बेच दी। पाकिस्तान सरकार ने 8 भैंसों की नीलामी की। 13,78,000 के करीब रकम जमा की गई। इसके बाद अब देखिए, चिड़ियाघर में जो शेर है, पैसों के लिए चिड़ियाघर के शेर भी बेच डाले। 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए में ये शेर बेच दिए। भारतीय रुपए में देखें तो लगभग 50,000।
भारत की भैंस से सस्ता पाकिस्तान का शेर है और उस दौरान लाहौर चिड़ियाघर में 29 शेर थे। अब देखिए, अब सबसे ज्यादा कमाई जो हो रही है वो कमाई का साधन यही बचा है। खाने के जुगाड़ में गधों को बेच डाला है और 18,000 में पाक चीन को गधे बेच रहा है। 2021-22 में जानवर बेचकर जीडीपी बनाई। 80,000 पाकिस्तानी जानवर पाल रहे हैं इस वक्त और गधों के बदले पाक ने चीन से लोन भी ले लिया है। यही है अब पाकिस्तान के हालात। अब इसी पर रो रहे हैं पाकिस्तान के लोग। अब फटे हाल पाकिस्तान का हाल देख लिया, अब उसका दोस्त है एक और चीन, उसका हाल मैं आपको बताऊं। उसकी हालत यह है कि मोदी को देखा उसने बाइडेन के साथ तो कल धमकी दी थी, आज बाइडेन ने सूद समेत वापस कर दिया है। मोदी मेहमान और जिनपिंग तानाशाह। तस्वीर दिखाइए जरा। मोदी बाइडेन की मुलाकात होगी। मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं, संभवतः कल मुलाकात होगी। ये तस्वीरें देख रहे हैं जिनपिंग को ये तस्वीरें अच्छी नहीं लग रही हैं कि अमेरिका में कैसे मोदी हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। इसलिए जिनपिंग और बाइडेन आपस में भिड़ गए। मोदी अमेरिका के मेहमान हैं, दो लोग भिड़ गए हैं। जरा देखिए किस तल्ख लहजे में बाइडेन ने जिनपिंग को तानाशाह कहा है, सुनिए। अमेरिका से बाइडेन का चीन पर सीधा वार। मोदी के फैन बाइडेन ने जिनपिंग को धो डाला। बाइडेन जिनपिंग को तानाशाह कहकर ललकार रहे हैं। अमेरिका के लिए मोदी के विमान की उड़ान के साथ ही चीन में जिनपिंग का बीपी हाई हो गया था। खिसियाए चीन ने भारत को धमकी दी थी, लेकिन इस धमकी का जवाब सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया है। बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कहकर चढ़ाया, जिसके बाद चीन को भारत अमेरिका की बढ़ती नजदीकी से दूसरी बार फिर मिर्ची लगी है। अब मैं आपको बताता हूं मोदी पर बाइडेन और जिनपिंग आमने सामने। देखिए जरा बाइडेन क्या कह रहे हैं और जिनपिंग क्या जवाब दे रहे हैं। ये देखिए, देख रहे हैं तस्वीर आप। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जिनपिंग पर हमला किया है। जो बाइडेन ने जिनपिंग को कहा तुम तानाशाह हो। इससे पहले आपको बताऊं, जिनपिंग और अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन मुलाकात करके लौटे हैं 2 दिन पहले। मोदी के अमेरिका दौरे के बीच बाइडेन का हमला है। ये बाइडेन ने चीनी जासूसी का गुब्बारा का हवाला दिया और हाल ही में जासूसी गुब्बारा अमेरिका में घुस गया था। दरअसल अमेरिकी लड़ाकू जेट ने उसे मार गिराया था। उसे लेकर बने तनाव से जिनपिंग शर्मिंदा हैं, यह कहा बाइडेन ने। इस वजह से जिनपिंग बहुत परेशान हो गए। जब मैंने जासूसी उपकरण से भरे गुब्बारे को नीचे गिरा दिया तो क्या उन्हें नहीं पता था ये क्या था? बाइडेन जिनपिंग से पूछ रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता था जो मैंने गुब्बारा मारकर गिराया? ये तानाशाहों के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। सोचिए, बाइडेन बोल रहे हैं जिनपिंग के लिए तानाशाहों के लिए शर्मिंदगी की बात है, जब उन्हें पता नहीं होता कि क्या हुआ है। अब देखिए जिनपिंग क्या कह रहे हैं। बाइडेन के तानाशाह वाले बयान पर चीन भड़क गया है। बाइडेन के बयान को बेतुका और गैर जिम्मेदाराना कहा है। जासूसी गुब्बारे को लेकर चीन ने फिर सफाई दी। यह गुब्बारा मौसम संबंधी अनुसंधान के लिए था। अमेरिका पर तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। धौंस जमाने के लिए अमेरिका ने बल प्रयोग किया है। ये दोनों के बीच तू मैं हुई। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ताज्जुब की बात। ये बाइडेन कह रहे हैं जिनपिंग को तानाशाह। 2 दिन पहले आप देख रहे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जिनपिंग के सामने बैठे थे। 2 दिन पहले अपना विदेश मंत्री वहां भेजा और आज मोदी जब अमेरिका में है तो बाइडेन कह रहे हैं जिनपिंग तानाशाह है। क्यों कह रहे हैं तानाशाह? तस्वीर दिखाता हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं ये गुब्बारा, इस गुब्बारे को मार गिराया था अमेरिका ने और ये गुब्बारा चीन ने भेजा था। इस गुब्बारे को जासूसी गुब्बारा भी कहते हैं। आइए इस गुब्बारे के बारे में आपको बताऊं जिस पर यह हंगामा बरपा है। 2023 की शुरुआत में ही चीन और अमेरिका में जासूसी बलून पर टकराव सामने आया। 28 जनवरी को जासूसी गुब्बारा अमेरिका में घुसा। 3 फरवरी को बलून मोंटाना क्षेत्र में देखा गया। यह अमेरिका का
न्यूक्लियर मिसाइल क्षेत्र है। शक यह था कि बलून से चीन जासूसी कर रहा है। चीन तक खुफिया जानकारी पहुंचाने का अंदेशा था। जासूसी गुब्बारे के बारे में बाइडेन को जानकारी दी गई। खतरा यह था कि गुब्बारा गिराया तो नुकसान हो सकता है। इसके बाद बाइडेन ने जासूसी गुब्बारे पर अटैक किया, आदेश दिया। इसको लेकर अमेरिका और चीन में जुबानी जंग तेज हो गई थी। दो सुपर पावर आमने सामने आ गए थे और विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई थी। बाइडेन के आदेश के बाद अमेरिकी एयरफोर्स ने रणनीति तैयार की। जासूसी गुब्बारे के समुद्री क्षेत्र में पहुंचने का इंतजार किया गया। गुब्बारे पर हमले से 3 एयरपोर्ट उससे पहले बंद कर दिए गए। अमेरिकी एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया। जब गुब्बारा अटलांटिक महासागर पर पहुंचा तभी इस पर हमला किया गया। जासूसी गुब्बारा 60 से 65 हजार फीट पर उड़ रहा था। अमेरिकी F-22 लड़ाकू विमान ने हमला किया। हमले में AIM-9X साइड विंडर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था और अटैक के बाद जासूसी गुब्बारे का मलबा समुद्र में गिरा। नेवी और कोस्ट गार्ड की टीम मलबे को बाहर निकाल कर लाई थी। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि यह जासूसी गुब्बारा होता क्या है, यह कैसे काम करता है, क्योंकि इस जासूसी गुब्बारे पर बहुत सवाल उठे। आइए तो इस जासूसी गुब्बारे के बारे में आपको बताऊं। ये आप देख रहे हैं, ये जासूसी गुब्बारा आपको नजर आ रहा है। एक नहीं कई है, उधर बाइडेन की तरफ से भी आ रहा है। तो ये होता क्या है गुब्बारा, क्या कर रहा था अमेरिका के आसमान में? स्पाई बलून सैटेलाइट से ज्यादा बेहतर माना जाता है। सैटेलाइट भी जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये जो गुब्बारा आप देख रहे हैं, इन गुब्बारों का इस्तेमाल ज्यादा आसान है। सैटेलाइट से ज्यादा जानकारी ये गुब्बारे जुटाते हैं और खर्च भी सैटेलाइट की तुलना में कम होता है। 60,000 फीट पर उड़ने से पता भी नहीं चलते हैं। ये 60,000 फीट पर होगा तब भी पता नहीं चलेगा। यात्री विमान 30,000 फीट तक उड़ सकते हैं, ये 60,000 फीट। अमेरिकी F-35 50,000 फीट तक उड़ सकता है, उससे भी 10,000 फीट ऊपर। ऐसे में स्पाई बलून को पकड़ना बहुत मुश्किल है। आधुनिक बलून आमतौर पर मानव रहित होते हैं। हवा की धाराओं से आगे बढ़ने में इनको दिक्कत होती है, लेकिन ये इतना ऊपर उड़ते हैं कि इन्हें कोई पकड़ नहीं पाता है। तो चीन को जिस तरह से अमेरिका ने हड़काया है, लताड़ लगाई है बाइडेन ने, उससे चीन एक्सपोज हो गया। लेकिन चीन की फितरत क्या है? जासूसी गुब्बारा छोड़ दो, आतंकियों के साथ खड़े हो जाओ। पाकिस्तान और चीन में ज्यादा फर्क नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चीन आतंक का समर्थक है। ये आतंकी जो देख रहे हैं, इसके साथ आकर जिनपिंग खड़े हो गए हैं। अगली तस्वीर दिखाई। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की बैठक चल रही थी, यूनाइटेड नेशंस की बैठक में एक वीटो, एक आतंकी पर बैन का प्रस्ताव आया। आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना था। वो आतंकी कौन है? अगली तस्वीर दिखाई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 26/11 आतंकी हमला जो हुआ था भारत में, मुंबई में, उस हमले में जो आतंकी पाकिस्तान से फोन पर बात कर रहा था, सारे निर्देश दे रहा था, उस आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना था। चीन ने होने नहीं दिया। उस आतंकी को देखिए जरा, अगली तस्वीर दिखाई। यह है वो आतंकी, इसका नाम है साजिद मीर। चेहरे देखिए, ये आप देख रहे हैं, क्लीन शेव, दाढ़ी में देख रहे हैं। ये इसकी दूसरी तस्वीर है। इस आतंकी का नाम है साजिद मीर। यह आतंकी 26/11 में शामिल था। यहां जब अभी मैं इसका आवाज सुनाऊंगा आपको, ऑडियो, जिसमें हिंदुस्तान में जो आतंकी थे उन्हें यह फोन पर कमांड दे रहा था, ताज होटल में जब आतंकी थे। इसके साथ चीन आकर खड़ा हो गया। मैं आपको बताऊं, इसको आज ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाना था, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में चीन इसके साथ खड़ा हो गया। यह बताता है कि चीन दरअसल क्या चाहता है। देखिए जरा, यह यूनाइटेड नेशंस की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जिनपिंग के बगल में साजिद मीर खड़ा है। अब जिनपिंग का हाथ तो दरअसल साजिद मीर पर ही है। ड्रैगन को आतंक पसंद है। यूनाइटेड नेशन में अमेरिका ने साजिद मीर पर प्रस्ताव पेश किया। आतंकी साजिद 26/11 हमले की साजिश में शामिल था। साजिद मुंबई हमले के आतंकियों को कमांड दे रहा था। साजिद को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के लिए प्रस्ताव लाया गया यूएन में। भारत अमेरिका के इस प्रस्ताव में सह प्रस्तावक भी था, लेकिन चीन ने प्रस्ताव के खिलाफ अपने वीटो का इस्तेमाल किया। बताऊंगा आगे वीटो क्या होता है। मतलब वैश्विक आतंकी घोषित होने में अड़ंगा लगा दिया। प्रस्ताव पारित होता तो साजिद आज वैश्विक आतंकी होता। वैश्विक आतंकी होता तो साजिद की सारी संपत्ति फ्रीज हो जाती और जिस देश में संपत्ति होती वहां वो संपत्ति जब्त कर ली जाती। यह भी सुनिश्चित किया जाता कि यह कहीं से फंड ना ले।
दुनिया भर के देशों में घुसने पर प्रतिबंध लग जाता इसके। जिस देश में होता वहां भी खुले घूमना प्रतिबंधित होता। किसी भी तरह की यात्रा करने पर बैन लग जाता इसके। किसी भी देश से साजिद को हथियार नहीं मिल पाता। सभी तरह के हथियारों की खरीद फरोख्त पर रोक लग जाती। इनमें छोटे से लेकर बड़े हथियार, एयरक्राफ्ट तक शामिल है। हथियार में लगने वाला सामान मिलने पर भी बैन होता। हालांकि यूएन के ये प्रतिबंध देशों पर निर्भर करते हैं। दाऊद और हाफिज सईद दोनों ग्लोबल आतंकी हैं आज, लेकिन दोनों आतंकी पाकिस्तान में छिपे हैं। लेकिन इस पर चीन ने अपना वीटो लगा दिया और इस प्रस्ताव को गिरा दिया। वीटो कैसे लगाते हैं, वीटो का मतलब क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हिला देने वाला ऑडियो में सुनाने जा रहा हूं आपको। 26/11 आतंकी हमले में ताज होटल के अंदर जब आतंकी थे, उस वक्त यह साजिद मीर आतंकियों को फोन पर बता रहा था कि छत पर कौन है ताज होटल की। सुनिए। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह यहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं साजिद मीर को। कौन है साजिद मीर जिसको आपने सुना अभी, जो ऑडियो सुना कमांड दे रहा था, ये है साजिद मीर। आप देख रहे हैं एफबीआई का ये पेज है। एफबीआई ने इसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित कर रखा है। एफबीआई के वेबसाइट पर इसका फोटो लगा, ये फोटो लगे, ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, देखिए एफबीआई का पेज कैसा होता है और कैसे मोस्ट वांटेड घोषित किया जाता है। देख रहे हैं ऊपर का बैंड हटाइए जरा और देखिए, ये साजिद मीर मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। इस पर ग्लोबल टेररिस्ट होने का आज यूएन में स्टैंप लगना था, लेकिन उससे पहले वीटो लग गया। देखिए जरा अब ये साजिद मीर कौन है। लश्कर तैयबा का आतंकी है ये साजिद मीर। और इसे मूव कीजिए प्लीज। साजिद मीर हाफिज सईद का बहुत करीबी है। हेडली के साथ साजिद अटैक की प्लानिंग में शामिल था। आतंकियों को फोन पर गाइड कर रहा था। पाक में बैठकर मुंबई अटैक को अंजाम दिया इसने। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है ये। अमेरिका ने भी इसे मोस्ट वांटेड घोषित किया है। साजिद मीर पर 41 करोड़ का इनाम घोषित है। 41 करोड़। साजिद की उम्र 40 से 50 साल के बीच है। पाकिस्तान के लाहौर में इसका जन्म हुआ। फिलहाल पाकिस्तान की जेल में बंद बताया जाता है। पाकिस्तान में बहुत से लोग नाम के लिए भी जेल में हैं। साजिद की मौत का प्रोपेगेंडा पाक रच चुका है। पहले पाक ने साजिद की मौत का दावा किया था, हालांकि पूरी दुनिया को इस पर यकीन नहीं हुआ। पाक से साजिद मीर की मौत के सबूत मांगे गए। इस पर पाकिस्तान ने आनाकानी शुरू कर दी और पिछले साल FATF में साजिद पर पाक घिर गया था। इसके बाद ही पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हुआ। अब भारत ने आतंकी के दूसरे मददगारों को बेनकाब किया है। चीन का भारत ने दुनिया के सामने पर्दाफाश कर दिया है कि चीन आतंकियों के साथ खड़ा हुआ है। सुनिए जरा। He was listed as a proscribed terrorist under the national laws of India. He was proscribed under the laws of the United States, this host country, and of several other countries globally, many of whose nationals lost their lives. But when the proposal for listing him did not go through the Security Council sanctions regime, we had strong reasons to believe that something was genuinely wrong in the global sanctions regime, as manifested in the Security Council. If we cannot get established terrorists who have been proscribed across global landscapes listed under the Security Council architecture for pure geopolitical interests, then we really do not have the genuine political will. और आइए अब मैं आपको दिखाता हूं वीटो पावर क्या है, जिस वीटो पावर का इस्तेमाल किया चीन ने और उसका इस्तेमाल करने के बाद साजिद मीर को बचा लिया। देखिए जरा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं। इन 15 सदस्यों में 5 स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर। ये पांचों को जो आप देख रहे हैं, ये पांचों स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और चीन। इन्हीं 5 स्थायी सदस्यों के पास होता है वीटो पावर। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका स्थायी सदस्य हैं। वीटो को नेगेटिव वोट कहा जाता है। स्थायी सदस्य किसी भी प्रस्ताव पर
अपना वोट इस्तेमाल कर सकता है। इस वीटो वोट के जरिए प्रस्ताव खारिज या फिर पारित हो सकता है। स्थायी सदस्य P5 भी कहे जाते हैं, बाकी 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं। गैर स्थायी सदस्यों को केवल 2 साल के लिए चुना जाता है। भारत, आयरलैंड, मैक्सिको गैर स्थायी सदस्यों में शामिल हैं और चीन इस वीटो पावर के जरिए आतंक का समर्थन करता रहा। इससे पहले भी साजिद मीर से पहले भी पाक के आतंकियों का समर्थन किया है। आज भी यही किया कि वीटो का इस्तेमाल किया और साजिद मीर बच गया। तो पहली बार साजिद मीर पर वीटो का इस्तेमाल नहीं किया है। चीन इससे पहले भी आतंकियों के साथ खड़ा रहा है। कौन कौन से आतंकी हैं देखिए जरा, जिनको चीन बचाता रहा है। अब्दुल रऊफ अजहर, मसूद अजहर का भाई है ये। 2010 में अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है इस पर। भारत के खिलाफ भी आत्मघाती हमले की साजिश की इसने। 1999 में भारतीय विमान अपहरण कांड में शामिल था। 2001 में संसद पर हमले में भी रऊफ का नाम था। 2016 में पठानकोट वायुसेना अड्डे पर अटैक की में शामिल था ये। अगला नाम तलहा सईद, हाफिज सईद का बेटा, इस पर भी वीटो का इस्तेमाल किया। जिहाद के नाम पर यह आतंक फैलाता है। भारत, अमेरिका, इजराइल को टारगेट बनाया इसने। पाकिस्तान के विभिन्न केंद्रों में सक्रिय रहा है। लश्कर के लिए आतंकियों की भर्ती कराता है। लश्कर के लिए फंड इकट्ठा करने का भी काम करता है। जम्मू कश्मीर में लोगों को गुमराह करता है। इस पर चीन वीटो लगा चुका है। अगला नाम है शाहिद मसूद, लश्कर का आतंकी, इस पर भी वीटो इस्तेमाल कर चुका है। कराची में रहकर लश्कर के लिए काम करता है। 2016 में अमेरिका ने वैश्विक आतंकी घोषित किया। भारत में आतंकियों के लिए पाक से फंडिंग का आरोप है। फलाह इंसानियत टेरर फंडिंग केस का आरोपी है। इसी संस्था के जरिए आतंकियों को फंडिंग करता रहा। 2012 में संस्था को यूएन ने आतंकी संगठन घोषित किया। 2015 से जून 2016 तक शाहिद FIF का उपाध्यक्ष रहा है। 2015 से 16 तक उपाध्यक्ष। अब जरा सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। चीन क्यों आतंकियों के साथ खड़ा हो रहा है, सुनिए। साजिद मीर का मुद्दा है, ये हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है जो 26/11 के हमले में मुनासिर था ये। और इस आदमी को हम कब से डिमांड कर रहे हैं और इसके ऊपर US ने भी $5 मिलियन का अवार्ड रखा हुआ है। और जब FATF का जांच चल रहा था पाकिस्तान में, उस समय भी ये मुद्दा आया था, उसको ग्रे लिस्ट से हटाने के लिए साजिद मीर को क्यों नहीं टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया या उसको कोई क्यों सजा नहीं दी गई। और ये बड़ी पुरानी कहावत है, चोर चोर चिचेरा भाई। चीन और पाकिस्तान मिलके जो भी कार्रवाई हिंदुस्तान में हो रही है, नकारात्मक, कोई टेररिस्ट अटैक हो, बॉर्डर के ऊपर कोई घुसपैठ की चेष्टा हो या बॉर्डर क्लैशेज हो, ये दोनों मिले हुए हैं। इसलिए कोई नई अचंभे की बात नहीं है जो आज चीन ने किया है। इसने पहले भी किया है, ये आगे भी करेगा। इसलिए हमें आगे चल के देखना पड़ेगा कि आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपने टाइटैनिक फिल्म देखी है, सभी ने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी। आपको मैं उससे जुड़ी एक खबर बताने जा रहा हूं। पहले आप ग्राफिक्स प्लेट अगर आई दीजिए। पनडुब्बी में 5 अरबपति, देख रहे हैं, पनडुब्बी में 5 अरबपति मौजूद है। इस पनडुब्बी में ये कहां गए थे आपको पता है? टाइटैनिक जो समंदर के अंदर है उसे देखने गए थे। अगली तस्वीर दिखाई, ये टाइटैनिक की तस्वीर आप देख रहे हैं। समंदर के अंदर टाइटैनिक जो डूब गया उसे देखने गए। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये टाइटैनिक का वो शिप है जो 1912 में चला था, जो डूब गया। ये वो टाइटैनिक है। अगली तस्वीर दिखाई। ये जो आप देख रहे हैं पनडुब्बी, ये पनडुब्बी में बैठकर 5 लोग पानी के अंदर गए टाइटैनिक को देखने के लिए, लेकिन ये वापस नहीं आए अभी तक। इनका पता भी नहीं है कहां चले गए। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं, ये पनडुब्बी है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, फिर मैं समझाता हूं। ये आप देखिए तस्वीर, ये आप देख रहे हैं, ये सफेद रंग की जो आपको नजर आ रही है, ये है पनडुब्बी जो अपने अंदर 5 बड़े, एक उसमें बहुत अरबपति आदमी भी है इस पनडुब्बी में जो सफेद रंग की आप देख रहे हैं। इस पनडुब्बी में बैठकर डूबे हुए टाइटैनिक को देखने के लिए गए थे। कई दिन बीत चुके, इनका कोई अता पता नहीं, कहां है, कहां खो गए, कहां चले गए, इनको ढूंढा जा रहा है। दुनिया सांसें थामे बैठी है। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, पाकिस्तान से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक,
खबर है, टाइटन पनडुब्बी में सवार होकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने अटलांटिक महासागर में गए दुनिया के 5 बड़े अरबपतियों का कोई सुराग नहीं है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे उनके बचने की संभावना खत्म होती जा रही है। इन अरबपतियों को बचाने के लिए अमेरिका और कनाडा ने पूरी ताकत झोंक दी है, अपने कोस्ट गार्ड को महासागर में उतार दिया है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं। अगर कामयाबी मिली तो 5-5 जिंदगियां बच जाएंगी, और नाकाम रहे तो दुनिया एक बड़े हादसे की गवाह बन जाएगी। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये लोग कैसे गए, कहां गए हैं और क्यों गए। अटलांटिक में जो टाइटन है पनडुब्बी, वो डूब गई। दक्षिण पूर्व कनाडा में के तट से गायब हुआ है। ये पनडुब्बी में पायलट समेत 5 लोग सवार हैं। पनडुब्बी में 3 देशों के 4 अरबपति सवार हैं। चारों अरबपति टाइटन का मलबा देखने के लिए गए थे, टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे, जो 1912 में डूब गया था, जिसमें सैकड़ों जानें चली गई थी। लेकिन मलबे तक पहुंचने से पहले ही पनडुब्बी गायब हो गई। यह पनडुब्बी कनाडा के सेंटर जोन्स से रवाना हुई थी, लेकिन रवाना होने के 2 घंटे बाद ही लापता हो गई। टाइटन पनडुब्बी के गायब होने की घटना रविवार की है। तब से तमाम कोशिशों के बावजूद कोई अता पता नहीं है। अमेरिकी और कनाडाई कोस्ट गार्ड बचाव कार्य में लगे हुए। कनाडा के कोस्ट गार्ड ने धमाके की आवाज जरूर सुनी। धमाकों की आवाजों के बाद एक उम्मीद जगी, जिसके बाद रोबोटिक ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। पनडुब्बी पर अब कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची है। बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस पनडुब्बी में ये लोग बैठकर गए हैं पानी के नीचे, जिनका कोई अता पता नहीं, इसमें ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। खबर है कि गुरुवार तक ये ऑक्सीजन खत्म भी हो जाएगी, और इसलिए चिंता बढ़ती जा रही है। आइए आपको बताऊं मैं कि आखिर ये लोग क्या देखने गए थे। टाइटैनिक मूवी आपने देखी है तो टाइटैनिक के बारे में आप जरूर जानते होंगे, लेकिन आपको बताऊं, ये देख रहे हैं टाइटैनिक शिप। 14 अप्रैल 1912 को यह हादसा हुआ था, जब दुनिया का सबसे चर्चित टाइटैनिक जहाज डूब गया था। यह हादसा उत्तरी अटलांटिक महासागर में हुआ था, और तब टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की यात्रा पर था, ब्रिटेन से अमेरिका की तरफ। इस जहाज की लंबाई 270 मीटर थी और चौड़ाई 28 मीटर, लेकिन ग्लेशियर से टकराने के बाद 2 हिस्सों में टूट गया, और उसके टूटे हिस्से महासागर की तलहटी में चले गए थे। इसमें सवार 2200 में से 1500 लोगों की मौत हो गई थी, 1500 मौतें। इसी जहाज का मलबा देखने ये 5 लोग गए थे, जिनका कोई पता नहीं है अभी। टाइटैनिक के हादसे पर फिल्म भी बन चुकी है, और उसके बाद से लोग इसके बारे में जानने में रुचि रखते हैं। उसी तरह ये 5 लोग गए थे। ये 5 लोग कौन थे? देखिए, छोटे मोटे लोग नहीं थे, अरबपति लोग थे जो पनडुब्बी में बैठकर गए थे, उनका कोई पता नहीं है। आइए सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स है। उससे पहले आपको बताऊं कि दरअसल ये कहां से कहां गई ये पनडुब्बी। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये पनडुब्बी कनाडा से निकली है। ऊपर देख रहे हैं आप, कनाडा से निकली है और अमेरिका की तरफ गई है, करीब 650 किलोमीटर, और इस बीच में ही गायब हो गई। कहां चली गई कोई नहीं जानता। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर कौन कौन से लोग मौजूद हैं, कौन कौन बैठा था इस पनडुब्बी के अंदर जो अरबपति लोग हैं। इसमें पाकिस्तान का एक 19 साल का लड़का भी है। ग्राफिक प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, ये पनडुब्बी आपको मैं दिखा रहा हूं। टाइटन पनडुब्बी एक टूरिस्ट पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी में 5 अरबपति सवार हैं, जिनकी तस्वीर आपको पनडुब्बी में नजर आ रही है। ये 5 अरबपति हैं। इनमें पाकिस्तान के 2 अरबपति हैं, शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद। शहजादा और सुलेमान रिश्ते में पिता पुत्र हैं। ये हैं शहजादा दाऊद। शहजादा पाकिस्तान के एग्रो कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष हैं, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े समूहों में से एक है। ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, डिजिटल के बिजनेस में भी हैं ये। शहजादा पाकिस्तान के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं। शहजादा दाऊद फिलहाल ब्रिटेन में रहते हैं। अगला नाम है सुलेमान दाऊद।
सुलेमान दाऊद शहजादा का बेटे हैं। सुलेमान दाऊद की उम्र 19 साल है, यह भी लापता है। सुलेमान दाऊद भी पिता के साथ ब्रिटेन में रहते हैं। अगला नाम है हामिश हार्डिंग। हामिश ब्रिटेन के बड़े व्यवसायी हैं और हामिश एविएटर और स्पेस टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। हामिश हार्डिंग संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं और हामिश हार्डिंग की संपत्ति करीब 8,210 करोड़ की है। हामिश मोदी सरकार के काफी करीबी भी रहे हैं और इन्होंने नामीबिया से चीता लाने में मदद की थी भारत की। अगला नाम है स्टॉकटन रश। ये जो पनडुब्बी जा रही है ओशन गेट के सीईओ हैं दरअसल, यानी इस पनडुब्बी की जो कंपनी है इसके सीईओ भी इसमें सवार थे। स्टॉकटन रश ने ओशन गेट की स्थापना की थी और जो टाइटन पनडुब्बी की पेरेंट कंपनी है एक, 2009 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। और अगला नाम है पॉल हेनरी नार्गोलेट। टाइटन में पॉल हेनरी भी सवार हैं। अब ये कौन है? ये फ्रांसीसी नागरिक हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं, जो टाइटन पनडुब्बी के पायलट हैं, जो इसे चला रहे हैं। पॉल हेनरी की उम्र 77 साल है और इन्हें मिस्टर टाइटैनिक भी कहते हैं। चलिए, इनका अब तक कोई पता नहीं है, लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसकी। जरा देखिए, ये आप देख रहे हैं उस पनडुब्बी की तस्वीर है जिसे ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। वो कहां है अब तक कोई पता नहीं है। ये जिस वक्त जा रहे थे उस वक्त की तस्वीर है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, ये वो अवशेष है जो टाइटैनिक के अवशेष समंदर के अंदर हैं, जिसे देखने के लिए गए थे। अब आपको बताता हूं, ये जो कंपनी है ओशन गेट, जिसकी ये पनडुब्बी थी, ये कंपनी क्या करती है, कितने रुपए खर्च करके इस पनडुब्बी में जाया जा सकता है, वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये है ओशन गेट, वो पनडुब्बी जिसमें गए हैं। इसके बारे में आपको बताऊं, ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। 1912 में टाइटैनिक का डूबना बड़ी घटना थी, जब टाइटैनिक डूबा, क्योंकि तब टाइटैनिक काफी लोकप्रिय जहाज हुआ करता था और इस जहाज के डूबने से 1,500 लोगों की मौत हो गई थी। फिल्म बनने के बाद ये और सुर्खियों में आ गया था। इसी के बाद ये स्पॉट टूरिज्म स्पॉट बन गया, यानी जहां टाइटैनिक डूबा वो भी पर्यटन की जगह बन गई। वहां लोग जाकर उसे देखने लगे पानी के अंदर। लोग इसके मलबे को देखने महासागर में जाने लगे, जो अटलांटिक महासागर में करीब 3 किलोमीटर नीचे। इस टूरिज्म की शुरुआत ओशन गेट ने की थी। यह ओशन गेट की पनडुब्बी, टाइटन पनडुब्बी को ओशन गेट ही ऑपरेट करती है और इस टूरिज्म के लिए कंपनी मोटा पैसा लेती है। इसमें एक व्यक्ति का किराया जानते हैं कितना? इसमें एक आदमी बैठ के जाएगा, 2 करोड़ रुपए देने होंगे। ये इसमें बैठेंगे और ये पानी के अंदर ले जाएगी, समंदर के अंदर 3 किलोमीटर नीचे, और वहां जो टाइटैनिक का मलबा है, जो जहाज है, उसके अवशेष दिखाएगी। इसके लिए 2 करोड़ रुपए। खबर है कि इसे 3 लोगों के लिए बुक किया गया था, जिसका किराया 6 करोड़ रुपए लिया गया था, क्योंकि चौथा शख्स कंपनी का सीईओ था और 5वां शख्स टाइटन पनडुब्बी का पायलट है। इसमें 17 साल की उम्र के लोग जा सकते हैं और उनमें 19 साल का उनका एक बेटा भी शामिल है। आई तो उम्मीद है अब तक नहीं मिली है पनडुब्बी, लेकिन जल्द से जल्द मिल जाए, ऐसी आशा की जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, दुनिया में योग का आज परचम लहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन हेडक्वार्टर के सामने योगा कर रहे थे। तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं और उनके साथ दुनिया के कौन से बड़े लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग कर रहे थे, वो देखिए जरा। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थी। दुनिया में योग का परचम देख रहे हैं आप। प्रसिद्ध शेफ विकास खन्ना थे। इसके अलावा रिचर्ड गियर हॉलीवुड एक्टर थे। उसके साथ जय शेट्टी जो कि कथाकार हैं वो थे। फाल्गुनी शाह ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं, वो भी योग कर रही थी। एरिक एडम्स मेयर है न्यूयॉर्क के, वो भी पहुंचे, वो खुद होस्ट कर रहे थे। रिकी केज जो ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं वो भी योग कर रहे थे। और कसाबा कुरोसी जो अध्यक्ष हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के, ये सारे लोग यूएन हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री ने योग किया। ये उस दौरान
वहां मौजूद थे। 135 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग से शांति का मंत्र भी दिया है। योग हमें दूसरे के प्रति करुणा सिखाता है, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा। बहरहाल ये तस्वीरें देखकर पूरा देश, पूरी दुनिया, जहां भी हिंदुस्तानी रहते हैं, सभी फक्र महसूस कर रहे थे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।